बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और किस तरह से इनका आपस में रिलेशनशिप डेवलप होता है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि प्रपोजिशंस क्या हैं। प्रपोजिशंस स्टडीड टिल नाउ कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल द स्टेटमेंट्स। हमने प्रपोजिशन को डिफाइन किया था कि अ स्टेटमेंट दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स इज़ कॉल्ड अ प्रपोजिशन। तो जो प्रोपोजिशंस अब तक हमने स्टडी किए हैं इस क्लास के अंदर, वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं नेचुरल लैंग्वेज की जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो अब हम इसको प्रेडिकेट जो हम अब तक पढ़ी है हमने थ्योरी, उसके मुताबिक इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मसलन अगर हम P से रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज P। लेकिन ये जो एवरी का वर्ड है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से देयर इज़ अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क दैट इज़ अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन को फॉर एग्जांपल इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन देयर इज़ को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अब तक की थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो ये इसको एड्रेस नहीं करती। वी नीड मोर ऑफ लॉजिक टू एक्सप्रेस अबाउट स्टेटमेंट्स मैथमेटिकली। लिहाजा हमें कुछ और चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाएँ मैथमेटिकली। प्रेडिकेट्स इन सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स वी यूजुअली एनकाउंटर स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ऐसी हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती हैं जिनके अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे x ग्रेटर देन 3, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू z। यहाँ पे कंप्यूटर x इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर, जैसे हमने पिछले उसमें देखा। कंप्यूटर x इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो x इज हियर अगेन इट इज़ अ वेरिएबल, और इन वेरिएबल्स को हम आमतौर पर प्रेडिकेट्स में इस्तेमाल करते रहते हैं। इफ़ वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉट गिवन द स्टेटमेंट्स आर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, और फिर ये प्रेडिकेट भी नहीं होगा। यानी अगर हम वेरिएबल x, y या z यूज़ कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ का हमें पता है तो दे आर द प्रेडिकेट्स, दे कैन फॉर्म द प्रेडिकेट्स। लेकिन अगर उनकी वैल्यूज़ का हमें नहीं पता तो फिर जिन स्टेटमेंट्स में वो यूज़ होंगे वो स्टेटमेंट्स प्रेडिकेट नहीं होंगी। प्रेडिकेट स्टेटमेंट x ग्रेटर देन 3 हैज़ टू पार्ट्स। कौन सा? वेरिएबल x, ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा है? ग्रेटर देन 3 विच इज़ दिस पार्ट। तो इस तरह से हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं। पार्ट 2 ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड दी प्रेडिकेट ग्रेटर देन 3। ठीक, मिसाल के तौर पे, और पार्ट 1 जो है दैट इज अ वेरिएबल। P ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। व्हाट डज मीन? इसका मतलब ये है कि प्रेडिकेट ऑफ x जो है वो ये है कि x 3 से बड़ा है। एंड P ऑफ x इज आल्सो कॉल्ड दी प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये बात आप जहन में रखें, ये एक नई डेफिनेशन हमारे पास आई है, प्रोपोजिशनल फंक्शन। यानी ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x जो है वेरिएबल है और एज ए पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है, यानी जिसको हम पास करें x को, और x को लेके इसने कोई ना कोई वर्किंग करनी है, और ये उसकी वर्किंग यहाँ पे डिफाइन की गई है। So x is a function which is defined by this expression. Such a function is known as propositional function. तो इस definition को आप जहन में बिठा लें। When a value is assigned to some variable x, propositional function becomes a proposition. हमने ऊपर यही कहा था ना कि अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको proposition नहीं कह सकते। ठीक, let's say that कि अगर x की वैल्यू को नहीं पता तो हम इसको प्रोपोजिशन नहीं कह सकते, लेकिन ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन ज़रूर बन सकता है। ये देखिए, ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है। लेकिन अगर हम p की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 4 प्लेस कर देता हूँ, अब इस वैल्यूज़ के ज़रिए से मैं ट्रूथ वैल्यू निकाल सकता हूँ 4 ग्रेटर देन 3, इट इज़ ट्रू, नाउ इट इज़ अ प्रोपोजिशन। और अगर मैं p 4 की जगह पे p जो है इसकी वैल्यू 2 ले लूँ तो इट वुड बी 2 ग्रेटर देन 3, और इस प्रोपोजिशन की अब वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू, दैट इज़ फॉल्स। तो हम अब ट्रू और फॉल्स को फाइंड कर सकते हैं। इस सूरत में ये प्रोपोजिशंस हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू में पता नहीं है तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशनल फंक्शन हो सकता है।
व्हेन द वैल्यू इज असाइंड टू एक्स प्रोपोजिशनल फंक्शन बिकम्स प्रोपोजिशन। ठीक, तो ये हमें समझ आ गया कि प्रोपोजिशन क्या है और प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या चीज है। लेट ए एक्स डिनोट द स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है ए ऑफ एक्स। कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। रिमेंबर हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हमें वैल्यू का नहीं पता, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। सपोज दैट of the computers on campus only CS2 and Math 1 are currently under attack by intruders. तो what are the truth values? अब ये देखें, प्रोपोजिशनल फंक्शन है हमारे पास A, उसमें हम वैल्यू पास करें CS1, अब वेरिएबल नहीं ले रहे बल्कि वैल्यू पास करें CS1, CS2 दूसरे कंप्यूटर का नाम और Math 1 तीसरे कंप्यूटर का नाम। तो हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि CS2 और Math 1 अंडर अटैक हैं, कंप्यूटर X की जगह वैल्यू पुट करें, कंप्यूटर CS1 इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। तो इसकी जो वैल्यू है CS2 की ये ट्रू निकल आएगी, क्योंकि जब हम CS2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें पता है कि CS2 जो है वो अंडर अटैक है। इसी तरह से जब हम Math 1 की वैल्यू पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ X तो वो भी अंडर अटैक है, तो इसकी वैल्यू भी ट्रू निकल आएगी। लेकिन CS1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, और अगर हम इसको पुट करें तो वो अंडर अटैक नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ये बता रही है कि सिर्फ ये दो कंप्यूटर्स हैं अंडर अटैक। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी प्रोपोजिशनल फंक्शन, जब ये प्रोपोजिशन बनेगा तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। इसी तरह से एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। लेट क्यू एक्स वाई डिनोट द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। What are the truth values of the propositions Q12 and Q30? अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं 1, 2 और ये 30। तो हम यहाँ पे Q12 के लिए पुट करते हैं, तो x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे हमने 2 पुट किया प्लस 3, तो 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। तो अब इस प्रोपोजिशन ने हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू दे दी। इसी तरह से जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इट बिकम्स ट्रू, इसने फॉल्स वैल्यू दी, इसने ट्रू वैल्यू दी, नाउ दे हैव बिकम प्रोपोजिशन। जब तक x और y की वैल्यूज़ का पता नहीं था तो दिस वाज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, जब x और y की वैल्यूज़ का पता चल गया तो ये एक प्रोपोजिशन बन गया। अब प्रेडिकेट्स आर आल्सो यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ करेक्टनेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी हम प्रेडिकेट्स को यूज करके अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स की करेक्टनेस को भी देख सकते हैं कि क्या है। दो और हमारे पास डेफिनेशन है, इनको हम कहते हैं प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशंस क्या चीज़ हैं? द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब वैलिड इनपुट आर नोन एज प्री कंडीशंस। ठीक, यानी आपके एल्गोरिथम से चलने से पहले की कंडीशन है या प्रेडिकेट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले की कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस। द कंडीशंस दैट द आउटपुट शुड सेटिस्फाई व्हेन द प्रोग्राम हैज रन आर नोन एज पोस्ट कंडीशन। देखें यहाँ आउटपुट, यहाँ पे इनपुट की बात हुई है। Example, consider the following program that interchanges the values of two variables x and y। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि x और y की वैल्यू को इंटरचेंज करे। Find predicates that we can use as the precondition and the post condition to verify the correctness of the program। कि किस तरह से हम प्रेडिकेट इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम की करेक्टनेस को देख सकते हैं। सोल्यूशन, प्रीकंडीशन हम डिफाइन करते हैं क्या? x एंड y मस्ट हैव पर्टिकुलर वैल्यूज, कोई ना कोई उनकी वैल्यूज मौजूद हों। p x y यानी प्रेडिकेट फंक्शन x y में x और y की वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे हम a दे रहे हैं और y की वैल्यू यहाँ पे हम b दे रहे हैं। ठीक, तो ये प्रेडिकेट फंक्शन से प्रेडिकेट बन गया। पोस्ट कंडीशन क्या है कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी बी ए, यानी x को जो है वो b की वैल्यू मिल चुकी हो और y को जो है वो a की वैल्यू मिल चुकी हो, तो ये पोस्ट कंडीशन। इन अदर वर्ड्स, इस प्रोग्राम के चलने से पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? दैट इज प्री कंडीशन। इसके चलने के बाद क्या कंडीशन होनी चाहिए? दैट इज पोस्ट कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे प्रेडिकेट्स में आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a टाइम पे y b, एंड इस तरह से हम इसको इंटरचेंज करें वैल्यूज को। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफिकेशन क्या चीज़ है? क्वांटिफिकेशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशनल फंक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। प्रोपोजिशनल फंक्शन हमें समझ आ चुका कि प्रोपोजिशनल फंक्शंस में वेरिएबल होते हैं, जब हम उन वेरिएबल्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो वो प्रोपोजिशन बन जाता है।
Quantification expresses the extent to which a predicate is true over a range of elements. ठीक, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन है हमारे पास, कौन कौन सी? यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन. यानी मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. अगर कोई बात इन पांचों एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है. और अगर कोई चीज़ देयर इज़ 1 और मोर एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर विच द प्रेडिकेट इज़ ट्रू, यानी ये देखें यहाँ भी 5 वैल्यूज़ हैं लेकिन किसी एक या एक से ज़्यादा के लिए वो ट्रू हो, सब के लिए ना हो, तो उसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए, MNA के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है. तो उसके लिए क्या होगा? फॉर ऑल पीपल बिलोंगिंग टू पाकिस्तान कैन कंटेस्ट फॉर दी MNA-शिप. और इसी तरह से हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स अ पर्सन हु इज MNA in some constituency. Predicate calculus. It is the area of mathematics that deals with the predicates and quantifiers. यानी जब हम predicates और quantifiers को डिस्कस करना शुरू करते हैं, उनके मुतालिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम predicate calculus कर रहे हैं, इसके मुतालिक पढ़ रहे हैं. तो हमें समझ आ गया कि quantification क्या चीज़ है और quantifiers क्या हैं. 2 quantifiers हमने देखे, there exists and universal. और जब हम क्वांटिफायर्स लगा देते हैं प्रोपोजिशंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि हमने उस प्रोपोजिशन की क्वांटिफिकेशन कर दी. यूनिवर्सल क्वांटिफायर को अब हम देखते हैं. डोमेन ऑफ डिस्क्लोजर आर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स द सेट ऑफ वैल्यूज अंडर कंसिडरेशंस. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि हम 5 वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे थे 1 से लेकर 5 तक. तो ये 1 से लेकर 5 तक ये 5 एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स. A universal quantifier tells that a property P of x is true for all the values of x of the domain of discourse. ठीक है, जैसा कि हम ये कहें कि पाकिस्तानी, ठीक है, list of all people who are the Pakistani, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि every person who is the citizen of Pakistan can contest the election. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? For all ये सिंबल यूज करेंगे x, where x is a Pakistani. तो तमाम पाकिस्तानी can contest the election. For all x, property of x denotes the universal quantification of P of x, proposition of x basically. For all is called the यूनिवर्सल क्वांटिफायर. अब हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं. लेट P of x बी द स्टेटमेंट क्या? x plus 1 is greater than x. What is the truth value of the quantification for all x P of x where the domain consists of the real numbers. यानी रियल नंबर का हम सेट ले लें, उसमें से कोई एक वैल्यू लें x, फिर उस वैल्यू में एक ऐड कर दें, तो दैट वुड बिकम x plus 1 दैट इज ग्रेटर देन x. तो ये बात तो पूरे रियल सेट के नंबर्स के लिए ट्रू रहेगी कि अगर x हम 5 ले लें तो x में एक ऐड करें जो कि 6 बन जाता है, तो 6 जो है वो ग्रेटर है किससे? 5 से. दिस इज फॉर ऑल. ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. सोल्यूशन. बिकॉज P of x is true for all real numbers x, the quantification this is true. Now we look at the second example. Let Q of x be the statement x less than 2. What is the truth value of the quantification for all x Q of x where the domain of discourse consists of all real numbers. अब हम तमाम रियल नंबर्स की बात करें और रियल नंबर 0 से स्टार्ट कर लें और 1 और फिर 2 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएं और फिर माइनस में भी चले जाएं, -1 -2 एंड सो ऑन. तो हम देख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर 2 से छोटे नहीं होते. मिसाल के तौर पे एक रियल नंबर में 3 ले लूँ तो 3 तो 2 से छोटा नहीं है. रियल नंबर में 5 ले लूँ x की जगह पे तो 5 भी 2 से छोटा नहीं है. तो किसी जगह इसकी वैल्यू ट्रू होगी और किसी जगह इसकी वैल्यू फॉल्स होगी. ठीक. सो सोल्यूशन क्या है इसका?
Q of x is not true for every real number x because for instance Q of 3 is false. अभी हमने देखा कि अगर x की जगह 3 डाल दें तो ये रिजल्ट क्या होगा इसका एक्सप्रेशन का, वो फॉल्स हो जाएगा. x इक्वल टू 3 एज अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर द स्टेटमेंट दिस, thus this is false. ठीक, लेकिन हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम नंबर x फॉर विच q ऑफ x इज ट्रू. ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है 2 और 2 से छोटे जितने भी नंबर हों या 3 से छोटे जितने भी नंबर हों, 2 से छोटे जितने नंबर हों, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है. अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं और इसको देखते हैं. अब हम दूसरे क्वांटिफायर को देखते हैं जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. इट इज़ अ प्रोपोजिशन ऑफ द फॉर्म देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन द डोमेन सच दैट p of x इज ट्रू. ठीक है, या जैसे हम कह सकते हैं किसी भी एक फैमिली के अंदर कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु डज अ जॉब और बिजनेस. तो घर में कोई ऐसा भी होगा जो कुछ नहीं कर रहा होगा. ठीक, नोटेशन देयर एग्जिस्ट x सच दैट द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द एग्जिस्टेंट क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस. दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. दिस सिंबल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कैन बी डन यूजिंग दिस सिंबल. एग्जांपल क्या है उसकी? लेट p of x डिनोट द स्टेटमेंट x ग्रेटर देन 3. What is the truth value of the quantification? There exists x p of x where the domain consists of all real numbers. तो जब हम all real numbers की बात करते हैं तो उन real numbers में कुछ तो ऐसे होंगे ना जो x से बड़े होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो x से छोटे होंगे. तो हम कह सकते हैं कि there exists a number x such that proposition p of x holds. So इसकी truth value क्या होगी? True. इसी तरह से let q of x denote the statement x is equal to x plus 1. What is the truth value of the quantification? There exists x q of x where the domain consists of all real numbers. Because q of x is false, right? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में कोई ऐसा रियल नंबर नहीं हो सकता कि जिसमें हम 1 ऐड करें और वो अपने बराबर ही आ जाए. ठीक है, is false for every real number x. The existential quantification of this, यानी अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाए तो ये false हो जाता है. तो इन दो एग्जाम्पल से हमें समझ आ गया कि किस तरह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. यूनिक क्वांटिफायर, यू कैन डिफाइन योर ओन क्वांटिफायर्स. ठीक है, मिसाल के तौर पे यूनिकनेस क्वांटिफायर की हम बात करते हैं जिसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये प्रोपोजिशन होल्ड करेगा. इट इज़ यूज टू टेल दैट एट मैक्सिमम वन एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर विच पी एफ एक्स इज ट्रू. इट इज़ डिनोटेड एट देयर एग्जिस्ट एंड देन उसके बाद जो है ये हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट वन. एग्जाम्पल क्या है? देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर विच एक्स माइनस 1 बिकम्स 0. यानी कोई एक एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक्स माइनस 1 जो वो 0 के बराबर आ जाएगा. तो साफ ज़रा -1 अगर हम ले लें एक्स की वैल्यू 1 ले लें +1 तो 1 - 1 वो 0 आ जाएगा. क्वांटिफायर्स विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स. अच्छा, अभी तक हम कह रहे थे कि जी जो क्वांटिफायर हम लगा रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स पे है, लेकिन हम अपने डोमेन यानी उस सेट ऑफ रियल नंबर को कम भी कर सकते हैं. ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट्स, ये दो ही क्वांटिफायर्स अभी हमने देखे हैं और तीसरा हमने ये वाला देखा है. ठीक, क्वांटिफायर जनरली वर्क विद ऑल डोमेन्स, हाउएवर यू कैन रेस्ट्रिक्ट द डोमेन. ठीक, डोमेन का मतलब क्या है? सेट ऑफ नंबर्स को, नंबर्स का जो सेट है उसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं. What do the statements there exist x less than 0, ठीक है, for all x less than 0, वो तमाम x जो कि 0 से छोटे हों अगर आप उनका स्केयर लें तो वो 0 से बड़ा होगा. और for all y equal to 0, y की भी equal to 0, and there exists z जो कि बड़ा है 0 से, यानी 0 से बड़ी वैल्यू अगर हम z की लें तो z स्केयर 2 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं. द स्टेटमेंट्स फॉर ऑल x लेस देन 0, x स्केयर ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास ट्रू है. स्टेट दैट फॉर एवरी रियल नंबर x विद x लेस देन 0, x स्केयर ग्रेटर देन 0. ऑफ कोर्स इट इज. ठीक है, सो ये क्या है? ट्रू है हमारे पास. इसी तरह से स्टेटमेंट दूसरी रेस्ट्रिक्टेड प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जहाँ पे हमने क्वांटिफिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. द स्टेटमेंट देयर फॉर ऑल y
इक्वल टू 0, वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखें कि हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसी तरह से देयर एग्जिस्ट x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्वांटिफिकेशन की पहले हमने और फिर उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो क्वांटिफायर्स विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हम यूँ लगा सकते हैं और फिर हम इनकी ट्रूथ वैल्यूज में निकाल सकते हैं कि ये ट्रू है या रॉन्ग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ द क्वांटिफायर्स। द क्वांटिफायर्स, दो क्वांटिफायर हमने पढ़े हैं, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रॉम प्रोपोजिशनल कैलकुलस। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स आर क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसके रिजल्ट्स को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। इज द डिसजंक्शन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स। इन अदर वर्ड्स इट मीन दैट इसको पहले सॉल्व करें और इसको बाद में सॉल्व करें। तो ब्रैकेट लगा के हमने इसको क्लियर कर दिया प्रेसिडेंस को। तो प्रेसिडेंस का मतलब यह है कि पहले किसको सॉल्व करना है। बाइंडेड वेरिएबल्स आर बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल्स। बाउंडेड वेरिएबल क्या होगा? अ वेरिएबल दैट इज प्रीसीडेड बाय अ क्वांटिफायर, यानी ऐसा वेरिएबल जिसके साथ क्वांटिफायर लगा होगा उसको हम कहेंगे ये बाउंडेड वेरिएबल है। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, देन वी हैव अ फ्री वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज नॉट प्रीसीडेड बाय अ क्वांटिफायर। ऐसा वेरिएबल जिसके साथ क्वांटिफायर ना लगा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? फ्री वेरिएबल। स्कोप ऑफ क्वांटिफायर, द पार्ट ऑफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन टू विच अ क्वांटिफायर इज अप्लाइड, यानी कितने हिस्से पर लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्वांटिफायर लग रहा है उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ क्वांटिफायर। ये तीन डेफिनेशंस हमें समझ आ गई। ऑल द वेरिएबल्स दैट अकर इन अ प्रोपोजिशनल फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड आर सेट इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू टू टर्न इट इनटू अ प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x जो है वो एक बाउंडेड वेरिएबल है और y के साथ चूंकि क्वांटिफायर नहीं है तो y इज फ्री वेरिएबल। और स्कोप जो है x का इस पूरे एक्सप्रेशन तक ही आ रहा है क्योंकि x और प्लस दोनों उसके ऐड हो रहे हैं। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये देखा था, प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऐसा एक एक्सप्रेशन देखा था कि फॉर ऑल x p ऑफ x डिसजंक्शन q ऑफ x। तो यहाँ ये जो स्कोप ऑफ इस क्वांटिफायर है फॉर ऑल एक्स, इसका स्कोप जो है वो इस रकबे तक, इस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन तक महदूद है। तो यूँ हम स्कोप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट फॉर ऑल का कहाँ तक जा रहा है। लॉजिकल इक्विवेलेंस विद क्वांटिफायर्स। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ, यानी कोई भी दो स्टेटमेंट ऐसी हों जिनके अंदर लॉजिकल क्वांटिफायर्स लगे हुए हों और प्रेडिकेट्स लगे हुए हों, ठीक है, तो वो तभी एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं अगर दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू नो मैटर विच प्रेडिकेट्स आर सब्स्टिट्यूटेड इनटू दीज स्टेटमेंट्स एंड विच डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इज यूज्ड फॉर द वेरिएबल्स इन दी प्रोपोजिशनल फंक्शन। यानी हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होगा कि हम अंडरलाइन डोमेन नंबर्स की कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रियल नंबर यूज़ करें या इंटीजर्स यूज़ करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। और कितने उसके अंदर प्रेडिकेट लगे हुए इससे भी हमें गर्ज नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन 1 का एक्सप्रेशन 2 के साथ अगर उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम निकलती हैं तो वो लॉजिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। वी यूज द नोटेशन s equal to 2 to indicate that two statements s and t involving predicates and quantifiers are logically equivalent। यानी जब s की वैल्यू ट्रू होगी तो t की वैल्यू भी ट्रू हो और जब s की वैल्यू फॉल्स हो तो t की वैल्यू भी फॉल्स हो। एग्जाम्पल, शो दैट फॉर ऑल x p of x and q of x and for all x p of x and for all x q of x are logically equivalent। एक स्टेटमेंट हमारी ये है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये है। हम इन पे ये टेस्ट करेंगे कि जिस वक्त स्टेटमेंट 1 ट्रू है उस वक्त स्टेटमेंट 2 को भी ट्रू होना चाहिए और जिस वक्त स्टेटमेंट 1 फॉल्स है उस वक्त स्टेटमेंट 2 को भी फॉल्स होना चाहिए। तो उस सूरत में ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। This logical equivalence shows that we can distribute a universal quantifier over a conjunction. Furthermore, we can also distribute an existential quantifier over a disjunction। ठीक, तो हम इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं कि these are the logically equivalent। Solution: For logical equivalence, we must show that they always take the same truth value no matter what the predicates p and q are and no matter what are their
domains of discourse. Suppose we have particular predicates P and Q with a common domain. अभी हम आसानी के लिए common domain ले लेते हैं, otherwise different domains पे भी ये काम कर सकता है, ठीक है. We can show that क्या for all x p of x and q of x and for all x p of x and for all x q of x are logically equivalent by doing two things. कौन सी? First, we show that if for all x p of x and q of x is true, then this is also true. हम ये शो करें कि जिस वक्त वो ट्रू हो उस वक्त ये भी ट्रू हो, और उसके फिर हम रिवर्स शो करें कि जिस वक्त ये ट्रू हो उस वक्त उसको भी ट्रू होना चाहिए. यानी जिस वक्त पहली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है उस वक्त दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हो, और जिस वक्त दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होती है उस वक्त पहली स्टेटमेंट भी ट्रू हो. तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीमेंट कर जाता है दूसरे पार्ट को कि जिस वक्त पहली स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट को भी फॉल्स होना चाहिए, और जिस वक्त दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उस वक्त पहली स्टेटमेंट को भी फॉल्स होना चाहिए. लेट पहला एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स फॉर ए पर्टिकुलर डोमेन इज ट्रू, देन these are both true, ठीक. This means that this is true and right hand side is proved. इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव करते हैं. लिहाजा साबित हुआ कि ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट के, ठीक है. तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसके ट्रुथ टेबल बनाएं और उस ट्रुथ टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस. हम क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन को निगेट भी कर सकते हैं. कैसे? देखिए, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है विच स्टैंड्स फॉर निगेशन. नॉट फॉर ऑल एक्स पी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, ठीक, जो कि ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि तमाम एक्स के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू हो. तो फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं, कोई एक एक्स ऐसा होगा जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, कोई एक या एक से ज़्यादा एक्स ऐसे होंगे जिनके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी. तो इन दोनों को पढ़ने का ज़रा समझ लें, पढ़ के देख लें कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है. मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, जैसे हम ये कह देते हैं कि जी फ़र्ज़ करें पी एफ एक्स स्टूडेंट पास हो गया, तो हम इसको यूँ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम स्टूडेंट्स पास हो गए हैं. और इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट हम यूँ भी लिख सकते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पास नहीं हुआ. तो बात एक ही हो गई. First note that this expression is true if and only if for all x p of x is false. यानी ये नॉट उसी वक्त ट्रू होगा जब बगैर नॉट वाला ऑपरेशन जो है वो फॉल्स होगा. और दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ देयर इज एन एलिमेंट x. ये उसी वक्त फॉल्स होगा जब कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए p of x फॉल्स निकल आएगा. This holds if and only if there is an element x in the domain for which not p is true. ठीक, कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा ना कि जो फेल हो गया होगा. देयर इज एन एलिमेंट एक्स, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है इन द डोमेन फॉर विच कि वो फेल हो गया है. ये बात ठीक है. इफ एंड ओनली इफ, जब ये ट्रू होगा, ठीक है. हेंस दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू. ठीक है, तो हमने इनको साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. ये जो फैक्ट्स ऊपर हमने यहाँ डिस्कस किए हैं इनको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया. देखें, नॉट अगर पीछे लगा हुआ है और आगे देयर एग्जिस्ट है तो नॉट के अंदर जाने से देयर एग्जिस्ट जो है वो फॉर ऑल से चेंज हो जाएगा. तो फॉर ऑल एक्स नॉट पी. और इसी तरह से अगर नॉट बाहर लगा हुआ है और आगे फॉर ऑल है तो नॉट के अंदर जाने से ये फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो इस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें और बेहतर होगा कि आप एक या दो एग्जांपल्स अपनी तरफ से बनाएं और उनको वर्कआउट करके देखें कि क्या निगेट करने से ये जो एक्सप्रेशंस हमने बनाए हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं. ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये पी है प्रपोजिशन और एवरी ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. ठीक है, क्वांटिफिकेशन है. तो हम यूँ कहेंगे फॉर ऑल पी ऑफ एक्स, ठीक, हैज स्टडीड कैलकुलस, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड कैलकुलस. Solution: we rewrite the statement so that we can clearly identify the appropriate quantifiers to use. For every student in this class, that student had studied calculus. हमने
इस फिक्रे को थोड़ा सा चेंज करके यूँ लिखा ताकि उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना आसान हो जाए। We introduce a variable for every student x in this class x has studied calculus। वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके हमने इसको यूं चेंज कर लिया और फिर हम फंक्शन बना देते हैं इसका प्रोपोजिशनल फंक्शन के s ऑफ x स्टूडेंट, और ये s ऑफ x क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट x इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, वी मेक टू प्रोपोजिशंस, s of x student x is in this class, or c of x the student has studied the calculus. So for every student x of x s of x implies c of x, यानी अगर वो स्टूडेंट इस क्लास से बिलोंग करता है तो उसने कैलकुलस पढ़ लिया है। और इस फॉर एवरी स्टूडेंट को हम क्वांटिफायर से रिप्लेस कर देते हैं फॉर ऑल से, फॉर ऑल एक्स एस एफ एक्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए अगर वो स्टूडेंट इस क्लास से बिलोंग करता है तो स्टूडेंट ने कैलकुलस पढ़ लिया है। तो यूं हम एम्बिगुअस टेक्सचुअल स्टेटमेंट्स को नॉन एम्बिगुअस एंड क्लियर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि जो कंसेप्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं इन स्लाइड्स में आपको समझ आ गए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।